तवांग झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में जारी तनाव के बीच भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक का आयोजन हुआ है। ये बैठक मंगलवार 20 दिसंबर को चुशुल मोल्दो सीमा बैठक बिंदु पर चीनी पक्ष में आयोजित की गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 17 जुलाई 2022 को ही पिछली बैठक के बाद की प्रगति के आधार पर दोनों पक्षों ने खुले और रचनात्मक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी साथ संबंधित मुद्दों के समाधान पर विचारों का आदान प्रदान किया। मुद्दों के समाधान पर काम करने के लिए राज्य के नेताओं द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुरूप पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ शांति में मदद करने के लिए दोनों पक्षों के बीच एक स्पष्ट और गहन चर्चा हुई। इस बीच दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सुरक्षा और स्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने और सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के परस्पर स्वीकार्य समाधान पर काम करने की सहमति भी व्यक्त की है। बीते कुछ महीने में ट्विटर में कायापलट बदलाव है। ये बदलाव खासकर कंपनी के नए सीईओ एलन मस्क के आने के साथ हुए हैं। मस्क ने सितंबर में ट्विटर की बागडोर संभाली थी, तभी ये ट्विटर में जरूरी बदलाव की शुरुआत की गई। ट्विटर ब्लू उन्हीं बदलावों में से एक है जिसमें यूजर्स को ब्लू टिक के लिए पैसे देने होते थे। बता दें कि कंपनी ने इस फीचर को पहले 25 नवंबर को पेश किया था, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों के चलते इसे बंद कर दिया था। हालांकि दोबारा 12 दिसंबर को इस नए अपडेट के साथ फिर से लॉन्च कर दिया गया है। ट्विटर के सीईओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि वो ट्विटर ब्लू को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसमें कुछ अपडेट किए गए हैं। कंपनी ने एक के बजाय 3 टिक का ऑप्शन दिया है जो अलग अलग रंगों में दिखते हैं। ये अलग अलग कलर वाले टिक अलग अलग तरह के अकाउंट की जानकारी देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन सा रंग क्या कहता है। ट्विटर ने वेरिफिकेशन अकाउंट को दिखाने के लिए कुछ 3 रंगों के चेक मार्क निर्धारित किए हैं। इसमें ग्रे टिक मार्क, गोल्डन टिक मार्क और पुराना ब्लू टिक मार्क शामिल है। कंपनी ने हाल ही में ग्रे टिक मार्क को रोल आउट करना शुरू किया है। अब सवाल ये है कि ये मार्क किस तरह के अकाउंट को दर्शाते हैं। सबसे पहले शुरुआत पुराने ब्लू टिक से करते हैं। ये टिक 2 चीज़ों को इंडिकेट करता है। पहला, या तो अकाउंट ट्विटर के पिछले सत्यापन मानदंडों के तहत सत्यापित किया गया था, जिसमें एक्टिव, नोटेबल और ऑथेंटिक शामिल है। दूसरा, इस अकाउंट के पास ट्विटर ब्लू का एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। बता दें कि यह टिक मार्क किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, वह सेलिब्रिटी या कोई आम व्यक्ति भी हो सकता है। गोल्ड चेक मार्क ये दिखाता है कि अकाउंट ट्विटर ब्लू फॉर बिजनेस के माध्यम से एक आधिकारिक बिजनेस अकाउंट के रूप में चिन्हित किया गया है। सीधे भाषा में कहीं तक गोल्ड टिक मार्क कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कुछ कंपनियां के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को देखेंगे तो आपको यहाँ गोल्ड टिक दिखेगा। प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला ग्रे चेक सरकारी संस्थानों, आधिकारिक या बहुपक्षीय संगठनों को दर्शाता है। इसमें आपको भारत में प्रधानमंत्री का अकाउंट, योग्य सरकारी संस्थानों, कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियां और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के अकाउंट शामिल किए गए हैं। चीन में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। अस्पताल संक्रमित मरीजों से भरे हुए हैं और आए दिन नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस समय चीन में 54 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जब से चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी का वापस लिया है, तब से उसकी ओर से अस्पताल में भर्ती नए मरीजों का कोई डेटा नहीं भेजा गया है। चीन के इस कदम ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों को डर है कि चीन कोरोना संक्रमण पर फिर से जानकारी छिपा सकता है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने कहा कि डेटा न भेजे जाने का यह कारण हो सकता है कि इस समय अधिकारी बढ़ते मामलों को लेकर संघर्ष कर रहे हों। डब्ल्यूएचओ की साप्ताहिक रिपोर्ट में 7 दिसंबर तक चीन में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को दिखाया गया है। 4 दिसंबर तक ये मामले 28,859 थे, जो बीते 3 सालों में चीन में सबसे ज़्यादा हैं। हालांकि चीन ने 7 दिसंबर को जीरो कोविड पॉलिसी से कदम पीछे खींच लिए थे। इसके बाद से चीन की ओर से डब्ल्यूएचओ को कोई डेटा नहीं भेजा गया है। चीन पर हमेशा से कोरोना संक्रमण को कम करने दिखाने का आरोप लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौतों की पहचान मामले में भी ऐसा ही है। चीन के बीजिंग, ग्वांगझो, शेंजिंग और शंघाई जैसे शहरों में हालत काफ़ी ख़राब है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन में महामारी के बढ़ते दबाव को देखते हुए लोगों को बताया जा रहा है कि यह मौसमी फ्लू जैसा है और नया ओमिक्रॉन स्वरूप बहुत खतरनाक नहीं है। महामारी वैज्ञानिक झोंग नानशेन ने यहाँ तक कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस साधारण सर्दी जुकाम जैसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं। जबकि शून्य कोविड नीति में ढील देने के बाद अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं और मुर्दाघरों में हालात विकट हैं। सरकारी आंकड़ों में चीन में बीते 3 दिनों में कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों में 2019 से अभी तक मरने वालों की संख्या महज 5,241 है। शंघाई के डेजी अस्पताल ने बुधवार को अपना आधिकारिक ट्विटर अकाउंट में बताया कि शहर में इस समय 54 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। भारत में कोरोना लहर की संभावना बेहद कम है। 98% लोगों में पहले ही नेचुरल इम्यूनिटी विकसित हो रही है।
चीन में हाहाकार मचा रहे कोरोना के नए वेरिएंट BF7 से देशवासियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना का यह नया वेरिएंट उन लोगों की चपेट में ले सकता है जिनकी इम्यूनिटी वैक्सीन की वजह से बनी हो। वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट करने वाले 2% लोग ही हैं, बाकी सभी को नेचुरल इम्यूनिटी बनी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यह कहना है IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का। प्रोफेसर मणिंद्र अपने गणितीय मॉडल सूत्र की मदद से कोरोना के उतार चढ़ाव का आकलन करते हैं। उनके पहले भी आकलन सटीक साबित हुए हैं। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि देश में चीन जैसे हालात बिल्कुल भी नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे ही जिए, अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रोफेसर अग्रवाल ने बताया कि भारत में खतरे की कोई वजह नहीं, क्योंकि भारत में 98% से ज़्यादा लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। अभी तक स्टडी में जो भी बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक अभी देश में कोविड की लहर आने की संभावना नहीं है। हाँ, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। सभी कोविड नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सरकार ने बूस्टर खुराक के लिए नाक के टीके को मंजूरी दी है, जो पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। इसका उपयोग हेट्रोलोगस बूस्टर के रूप में किया जाएगा और यह पहले निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा। इससे आज से कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। भारत में बेलग्रेड के दूतावास ने बयान में कहा है कि यूरोपीय राष्ट्र में जाने वाले सभी भारतीय नागरिकों को सर्बिया गणराज्य में प्रवेश करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होगी। बयान में कहा गया कि सर्बिया में 30 दिनों तक रहने के लिए सभी भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए सर्बिया में वीज़ा मुक्त प्रवेश की मौजूदा व्यवस्था को सर्बिया सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। 1 जनवरी या उसके बाद सर्बिया जाने के इच्छुक भारतीयों को नई दिल्ली में सर्बिया के दूतावास या अपने निवास के देश में वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि नया परिवर्तन शेंगेन, UK और US वीज़ा या इन देशों के निवास परमिट वाले भारतीयों को प्रभावित नहीं करेगा। बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन देशों के वीज़ा या परमिट वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों को अभी भी 1 जनवरी या उसके बाद 90 दिनों तक सर्बिया में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सरकार स्कूलों के माध्यम से 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीके उपलब्ध कराएगी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है, जबकि उनके प्रत्येक जिले में कक्षा 5वीं से 10वीं में नामांकित लड़कियों की संख्या का मिलान शुरू करने के लिए कहा है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्वैक वैक्सीन के अगले साल अप्रैल तक भारत आने की उम्मीद है। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने स्वदेशी HPV टीके के निर्माण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। केंद्र ने टीकाकरण के लिए स्कूलों में HPV टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के उपाय करने, स्कूलों में माता पिता शिक्षक बैठकों के माध्यम से अभिभावकों के बीच जागरूकता पैदा करने और इसके लिए सरकारी और निजी स्कूल प्रबंधन बोर्डों के साथ समन्वय करने को कहा है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय के सचिव संजय कुमार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए सचिव राजेश भूषण ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सर्वाइकल कैंसर एक रोके जाने योग्य और इलाज योग्य बीमारी है। जब तक इसका जल्दी पता चल जाए और इसका इलाज किया जा सके। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध की आलोचना की है, जिसके बारे में तालिबान का कहना है कि ये राष्ट्र हित और महिलाओं के सम्मान को सुरक्षित रखता है। 20 दिसंबर 2022 को प्रकाशित अफगानिस्तान के तालिबान संचालित उच्च शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगली सूचना तक महिला छात्रों को देश के विश्वविद्यालयों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनी सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा मिर्ज़ापुर के जसोल गांव के रहने वाली साइद अली की बेटी हैं। पिता साइद अली एक टीवी मैकेनिक हैं। साइद अली की बेटी सानिया ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में सेलेक्ट हुई हैं। इसके साथ ही वो उत्तर प्रदेश की पहली लड़की हैं जो फाइटर पायलट बनेंगी। भारतीय वायुसेना की ओर से सानिया मिर्ज़ा को ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। हौसला जब उड़ान भरने का हो तो मंजिल कितनी भी ऊंचाई पर हो, इसकी परवाह नहीं होती। कुछ ऐसे ही कारनामा मिर्ज़ापुर की बिटिया ने करके दिखाया है। सानिया मिर्ज़ा ने अपने सपनों में पंख लगाकर उड़ान भरी है। यह उड़ान ऐसी है जो दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। मिर्ज़ापुर जिले के रहने वाली जो बेटी है, भारतीय वायुसेना में पहले मुस्लिम लड़की है जिनका चयन फाइटर पायलट के तौर पर हुआ है। सानिया मिर्ज़ा ने प्राइमरी से लेकर 10 तक की पढ़ाई गांव के पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पूरी की है। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई गुरु नानक इंटर कॉलेज से की है, जहां पर जिला टॉप किया है। 12वीं पास करने के बाद सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से तैयारी की, जहां बेटिया ने यह मुकाम हासिल करके जिले का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है। सानिया मिर्ज़ा की ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद परिवार के लोग खुश हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।